हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 13 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारा जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो डिफरेंशियल पुली ब्लॉक के लिए कितना होगा। और यहाँ पे जो कैपिटल डी है ये हमारा लार्जर पुली का डायमीटर है और जो स्मॉल डी है वो स्मॉलर पुली का डायमीटर है। तो अगर हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल पुली ब्लॉक ले लें, बेसिकली ये जो अरेंजमेंट होता है ये हमारा विंच जो आपके लोड लिफ्टिंग डिवाइसेस में आते हैं, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारे पास तीन पुलीज रहती हैं। बेसिकली एक लार्जर डायमीटर की पुली रहेगी, एक जो इस पर 2 नंबर लिखा हुआ ये दूसरे नंबर की पुली होगी और एक तीसरे नंबर की पुली होगी। इसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा। ये हमारी एक एंडलेस चेन है जो तीनों पुली से इंटरकनेक्टेड है और ये जो P है, अब हमें एक्चुअल में इस पुली के थ्रू ये लोड लिफ्ट करना है तो हम यहां पर कुछ एक एफर्ट या पुल लगाते हैं, ठीक है। और इस वेट को लिफ्ट करने के लिए हमें, ताकि वेट हमें पुल कम लगाना पड़े और हमारा सफिशिएंट जो भी हमारा वेट, डिजायर्ड वेट हमें लिफ्ट करना है वो हम उठा सके। तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है वो, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस मूव बाय P मींस जो लोड हम लगा रहे हैं उसकी वजह से हमारा कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है और हमारा जो वेट लिफ्ट होगा उसकी वजह से हमारा डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है। तो उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। अब जो डिस्टेंस है वो हमारा चेन की जो शॉर्टनिंग हो रही है उसके टर्म्स में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस मूव बाय P है वो हमारा सिंपली बिकॉज हम लार्जर डायमीटर, ये जो P है पुल, अगर आप देखोगे तो दिस पुल इज, ये चेन जो है हमारी ये इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये हमारा लार्जर डायमीटर के करस्पॉन्डिंग जो पुल होगा वो हम, तो डिस्टेंस हमारा क्या मूवमेंट का पुल लगाएंगे तो पाई डी जो हमारा सरकमफरेंस की लेंथ है। और जो इस पाई डी लेंथ लगाने पे जो हमारा इस पुली में जो मूवमेंट आएगा वो यहां पर मैंने लिखाया हुआ है, पढ़ सकते हैं। दैट विल बी पाई डी माइनस डी अपॉन 2। जो आधा मूवमेंट है वो हमारा पुली नंबर 2 और आधा मूवमेंट हमारा जो पुली नंबर 3 है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये आपका 2d अपॉन d माइनस डी आ जाएगा, जिसे आप वेलोसिटी रेशियो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली हमारा एक ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन है कि किसी भी स्ट्रक्चर पे हमारी जो फोर्सेस हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं और उनको रजिस्ट करने के लिए जो इंटरनल फोर्सेस या रिएक्शंस जनरेट हो रही हैं बॉडी में, उन सभी फोर्सेस को एक फिगर में ग्राफिकल तरीके से दिखाने के लिए जो हम डायग्राम का यूज करते हैं उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपके अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड मोमेंट्स, रिएक्शंस रहेंगे जो कि बॉडी में एक्ट कर रहे हैं और जो रिजल्टिंग रिएक्शंस होंगे जो बेसिकली सपोर्ट पर जनरेट होंगे वो आप डिपिक्ट करते हो इस डायग्राम से। तो सपोज एक यहाँ पर आपने एक कैंटिलीवर बीम लिया जो जिसका एंड जो है वो फिक्स्ड है और ये हमारे एक्सटर्नल लोड से एक्ट कर रहे हैं। तो इन एक्सटर्नल लोड्स के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी, एक तो हमारा रिएक्शन जनरेट होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होगा और एक हमारा मूवमेंट जनरेट होगा। तो इन सभी फोर्सेस को दिखाते हुए एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम में जो आपने फिगर बनाया, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बीम का वेट है, अगर मास दिया हुआ है तो उसका जो वेट होगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम पर एक्ट कर रहा होगा। तो ये जितनी भी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस इस स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रही थी और जो साथ ही साथ जो रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही थी, जब उनको आपने एक साथ दिखाया तो वो सारी जो फोर्सेस हैं आपकी एक डायग्राम में दिखाई जा रही है जिसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, आइसोलेटेड जॉइंट विथ ऑल फोर्सेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल हमारी रिएक्टिव फोर्सेस होंगी बेसिकली और एक्सटर्नल जो फोर्सेस होंगी वो हमारी अप्लाइड लोड्स होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और वो फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिस्टम है कोप्लैनर फोर्सेस का जो कि रिजिड बॉडी में एक्ट कर रहा है। तो कोप्लैनर फोर्सेस का मतलब है जो फोर्सेस हमारी एक प्लेन में एक्ट कर रही हैं।
यानी अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन ले लें, ठीक है, और इस पे कोई बॉडी हम ले लेते हैं 2 डायमेंशनल पे, तो जो भी फोर्सेस हमारी इस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं एक प्लेन में, वो हमारी कोप्लानर फोर्सेस कहलाएंगी। और ये बॉडी हमारी रिजिड बॉडी तब कहलाएगी अगर हम इस बॉडी के बीच में कोई 2 पॉइंट्स ले लें और इनके बीच की जो दूरी थी वो x थी। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ये बॉडी हमारी डिफॉर्म नहीं करेगी या इतनी कम करेगी कि वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थी वही दूरी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रहेगी, यानी फोर्स एप्लीकेशन की वजह से इस बॉडी पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बॉडी की इलास्टिसिटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो कोप्लानर फोर्सेस बेसिकली हमारी कंकरेंट फोर्सेस भी हो सकती हैं, नॉन कंकरेंट फोर्सेस भी हो सकती हैं, पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो कंकरेंट फोर्सेस वो हैं कि जो कि रिजिड बॉडी में एक्ट कर रही है एंड दे आर पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट, जो उनके लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस हैं रिजिड बॉडी में। और पैरेलल फोर्सेस हमारी कुछ इस तरह हैं कि जिसमें लाइन ऑफ एक्शंस हमारे अलग अलग हैं और ये फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस हमारे पैरेलल हैं, तो ये हमारी कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। और किसी भी रिजिड बॉडी में जितनी भी हमारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर आप उनको सभी फोर्सेस की वजह से जो इस रिजिड बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उस इफेक्ट को दिखाने के लिए आप एक रिजल्टेंट फोर्स का यूज कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स का यूज कर सकते हैं जिसे रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस बोलेंगे, जिनसे आप बॉडी को रिप्लेस कर सकते हो जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें जब वो फोर्सेस अलग अलग एक्ट कर रही थी। तो यहां पर लिखा हुआ है व्हेन नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी देन दीज फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल फोर्स व्हिच हैज सेम इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी as that all forces acting together, then the single force is known as resultant of several forces. Hence the single force which can replace a number of forces acting on a rigid body without causing any change in the external effects on the body, means कोई भी external effect नहीं हो रहा है, तो हमने सारी फोर्सेस के बजाय एक ऐसी फोर्स लगा दी जिसे आप रिजल्टेंट फोर्स बोल रहे हो, जिसका उस बॉडी पे सेम इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं पड़ रहा बिकॉज वो बॉडी रिजिड बॉडी थी। इसी तरह आप फोर्सेस की बजाय कपल या मोमेंट्स का भी ले सकते हैं अगर बॉडी में हमारे कपल्स जनरेट हो रहे हैं, यानी मोमेंट जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हम किसी भी सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस को एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स और सिंगल कपल, एक सिंगल रिजल्टेंट मूवमेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन से देखने से पहले हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जो फोर्स पॉलीगन मेथड है ये कहां पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स बता देता हूं कि यहां पर एक फोर्स सिस्टम दिया है। ये बेसिकली जो फोर्स सिस्टम है ये हमारा कोप्लानर है, बिकॉज एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं एंड दीज फोर्सेस आर पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट। तो ये हमारी कॉन्करेंट फोर्सेस हो गई, ठीक है। तो हमारा फोर्स पॉलीगन मेथड ये कहता है कि इन फोर्सेस को आप एक पॉलीगन की साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने F1 फोर्स से स्टार्ट किया, इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन हमने ओरिजिन यहां से लिया, ये डायरेक्शन पैरेलल होगा इस F1 फोर्स से। उसके बाद F2 फोर्स को हमने वापस से पॉलीगन की साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहां पर, ठीक है। F3 फोर्स है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहां पर। तो डायरेक्शन हमारा जो होगा फोर्स पॉलीगन का, ये एक्चुअल फोर्स सिस्टम के पैरेलल होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स पैरेलल दिख रही है आपको, ये फोर्स F4 फोर्स, ये F4 फोर्स पैरेलल दिख रही है। तो जब भी आप फोर्स पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक्चुअल फोर्स सिस्टम की जो फोर्सेस हैं उनको आप फोर्स पॉलीगन की एक पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो वो जो हमारा पॉलीगन बनेगा वो फोर्स पॉलीगन बनेगा। अब वो फोर्स पॉलीगन 2 तरीके का हो सकता है, वो ओपन रह सकता है या क्लोज्ड रह सकता है। अगर हमारी जो लास्ट फोर्स है, यानी यहाँ पे लास्ट फोर्स हमारी F4 है, ध्यान रखना है कि आपको एक सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। तो F4 फोर्स आप देख रहे हैं कि जहां पे ओरिजिन था और जहां पे हमारा क्लोज हो रहा है, ये ध्यान रखना है कि जो इनकी लेंथ्स है ये हमारी टू द स्केल आपको प्लॉट करना है, ठीक है, जो कि इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। सपोज आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 किलो न्यूटन था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो इनकी लेंथ थी इन फोर्सेस की
वो आपने फोर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख ली। अब अगर स्टार्टिंग और एंड जो है पॉलीगन को वो मिल नहीं रहे, यानी क्लोज पॉलीगन नहीं बन रहा है, तो हमारा इसका मतलब है कि ये बॉडी हमारी इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस पे हमारी जो एक रिजल्टेंट एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है उस बॉडी पे, यानी इस पॉइंट के थ्रू एक रिजल्टेंट फोर्स हमारी एक्ट कर रही है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो होगी, इस पॉलीगन को आपको क्लोज करना होता तो आप कुछ इस तरह करते, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जब फोर्स को अलाइन करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ जो होगी वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके अपोजिट होगा जिससे पॉलीगन क्लोज हो रहा था। ये हमारा फोर्स पॉलीगन मेथड का कंसेप्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस फोर्स पॉलीगन से, ये जो फोर्सेस का अलाइनमेंट है इसको वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं, जो कि आपने फोर्स पॉलीगन से डिनोट किया। बेसिकली ये हमारी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें उसका जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है, और जो उसका डायरेक्शन है वो उसके लाइन ऑफ एक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को बता रहा है। तो बेसिकली ये हमारा एक जनरल फोर्स सिस्टम था, और ये हमारा फोर्स पॉलीगन सिस्टम था जिसमें आपने वेक्टर्स के फॉर्म में अपनी फोर्सेस को पॉलीगन के साइड्स में रिप्रेजेंट किया। तो हमारा फोर्स पॉलीगन जो सिस्टम है, मेथड है, वो ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो फोर्सेस जो होनी चाहिए एक प्लेन में एक्ट कर रही हो और कंकरेंट फोर्सेस हो, तो दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन एन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स, उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, जो पॉलीगन की जो साइड है जो क्लोज कर रही है उसको, लेकिन इट शुड बी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, और ये इंडिकेट करेगा कि हमारी जो बॉडी है वो नॉट इन इक्विलिब्रियम है, उस पर एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये एप्लीकेबल है कॉन्करेंट कोप्लानर सिस्टम के लिए। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था वो है सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। यहां पर कोप्लानर फोर्सेस है वो कॉन्करेंट भी हो सकती है, नॉन कॉन्करेंट भी हो सकती हैं, और बोला जा रहा है कि वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो मान लेते हैं कि कोप्लानर फोर्सेस हमारा कॉन्करेंट फोर्सेस अज्यूम कर रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब हमारा जो फोर्स पॉलीगन हमने अभी बनाया वो हमारा क्लोज हो जाए। ठीक है, और एक साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड फनीकुलर पॉलीगन। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें फनीकुलर पॉलीगन को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और इसको हम फोर्स पॉलीगन से कैसे को रिलेट कर सकते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर कोप्लानर फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे दोनों क्लोज होना चाहिए, सो दैट जो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी में वो हमारी जीरो है, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तरीके से, कोई नेट एक्सेलरेशन फोर्सेस की वजह से जनरेट नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर जो वहां पे ऑप्शन सी होगा। यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं फनीकुलर, बिकॉज ये कुछ आइटम्स जो है फनीकुलर पॉलीगन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं द फोर्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। एक फोर्स पॉलीगन है रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज अ क्लोज्ड पॉलीगन। ये मैंने आपको बताया अगर ओपन पॉलीगन है तो वहां पर एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि उस हमारी बॉडी पे हमारी एक नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं रखे हुए हैं। यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। द डायग्राम शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इन देयर प्लेन इज कॉल्ड स्पेस डायग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका मैं बता देता हूं आपको। वेक्टर्स डायग्राम हमारे बेसिकली सिंपली जो मैंने अभी ऊपर बताया फोर्स पॉलीगन से हमने वेक्टर डायग्राम बनाया था कि जिसमें वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम दोनों शो करते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ एरो जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और जो डायरेक्शन है इस एरो का वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज अगर हमारी a प्लस बी इक्वल टू सी तीन फोर्सेज हैं तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि a b हमारी दो फोर्सेज हैं। अब इनको आपको क्लोज करना है तो ये फोर्स हमारी क्लोजिंग फोर्स थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने रिजल्टेंट फोर्स लगाई जो कि सी फोर्स है। तो ये हमारा जो सिस्टम बना बिकॉज थ्री फोर्सेस थी तो ये दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ फोर्स मेथड, जिसमें तीनों फोर्सेस एक क्लोज पॉलीगन बना रही है जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा वेक्टर डायग्राम कहलाता है। स्पेस डायग्राम के बारे में मैं फनीकुलर पॉलीगन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली
स्पेस डायग्राम अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट आपको ब्रीफ करूंगा, ठीक है। सपोज यहां पर एक ट्रस दिया हुआ है और ये हमारे लोडिंग पॉइंट्स हैं जिसपे हमारे एक्सटर्नल लोड्स P1 और P2 एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्पेस डायग्राम क्या डिनोट करता है, बेसिकली जो भी हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं उनकी वजह से उस करस्पॉन्डिंग प्लेन पे जो हमारी दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक सिंगल डायरेक्शन में, सपोज अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन से चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे एक लाइन ऑफ फोर्स हमारा ये है इस प्लेन में, तो इसके बीच में जो ये स्पेस क्रिएट हो रही है इन दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, तो ये स्पेस आपने कैपिटल लेटर्स D में डिनोट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई, यहां से आपने स्टार्ट किया, अब दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारा कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है। यहां पे स्ट्रक्चर के बाहर की बात कर रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर के बाहर अगर बात करें तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो यहां से लेके ये जो डायरेक्शन है, ये स्पेस जो है, ये स्पेस A हो गई, यहां से लेके ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक स्पेस हो गई, ये इसको D माना, इसके लाइन ऑफ एक्शन और इसके लाइन ऑफ एक्शन में ये स्पेस जो हो गई ये C हो गई। तो जब इन स्पेसेस को हम एक डायग्राम फॉर्म में टू द स्केल ड्रॉ करते हैं फोर्सेस के साथ, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ, वो कहलाता है हमारा स्पेस डायग्राम। और ये कैसे एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट करेंगे ये मैं फर्दर जब फनिकुलर पॉलीगन का वीडियो आपको बताऊंगा तो ये स्पेस डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी बेसिकली बस आप ये ध्यान रखिए कि आपके दो यहाँ पर A स्पेस इधर है, D स्पेस इधर है। अगर हम ये लिख रहे हैं, सपोज ये आपका रिएक्शन था R1, इधर हमारा A स्पेस है, इधर D स्पेस है, तो स्पेस डायग्राम में A और D का मतलब ये है कि जो A स्पेस और D स्पेस के बीच में फोर्स है वो AD स्पेस से डिनोटेड है। यानी अगर हम AD लिखेंगे तो इसका मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड AD का जो आएगा वो हमारा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो इस फोर्स इन स्पेसेस के बीच में लाइन ऑफ एक्शन के से इनको डिमार्क कर रही है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज अ करेक्ट बोज नोटेशन। तो बोज नोटेशन में कोई भी फोर्स सिस्टम में अगर हम ले लें कि दिस इज द फोर्स सिस्टम, यहां पर मैंने दिखाया हुआ है दिस इज द फोर्स सिस्टम, कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम, इसमें हमारी तीन फोर्सेस एक्ट कर रही थी, F1, F2, F3, F4। और ये फोर्स पॉलीगन मेथड से मैंने वेक्टर डायग्राम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे F1, F2, F3 फोर्स, इस फोर्स पॉलीगन में की जो फोर्सेस हमने अलाइन किया है उसके पैरेलल है, और इन दो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो हमने स्पेस क्रिएट की है ये मान लेते हैं B है, इसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो हमारी स्पेस है वो C है, इसके बीच में D है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया इसको जब हमने इस स्पेस डायग्राम में अलाइन किया तो ये हमारा स्पेस डायग्राम कहला रहा है, जिसमें हम फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शंस के साथ साथ उनके बीच में जो स्पेस है उसको इस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और उसको सर्कल कर देते हैं। तो दिस इज द बोज नोटेशन, जिसमें हम फोर्सेस को एक स्पेस के थ्रू डिनोट करते हैं जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। सपोज तो स्पेस डायग्राम में आप अगर ये लिखोगे जो F2 फोर्स है दिस इज डिनोटेड बाय स्पेस CD, जो हमारी F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज डिनोटेड बाय F2 फोर्स इज गिवन बाय CB, बिकॉज C और B स्पेस के बीच में ये F2 फोर्स है तो ये CB होगा। F3 फोर्स जो है वो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय CD फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय AD फोर्स, ठीक है। तो अभी इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे यूज करेंगे स्पेस डायग्राम को फोर्स कैलकुलेशन, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ, एक न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बोज नोटेशन एक फोर्स AB है, तो यहाँ पे ये फोर्स और उसके साइड में हमारी कैपिटल लेटर्स में स्पेस लिखी जाएंगी, वो हमारे फोर्स AB का मैग्नीट्यूड डिनोट करेंगे। इस मेथोडोलॉजी को बोलते हैं जो कि स्पेस डायग्राम में हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बोज नोटेशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन A होगा। A method of notation for forces acting at a point
the spaces between the forces within the structure are lettered in order so that each force is identified by means of 2 letters in the spaces on either side of it। ठीक है, तो 2 लेटर से जो AB फोर्स होगी, AB स्पेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स FAB का जो मैग्नीट्यूड होगा। द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस, एक प्लेन में है और ये हमारी कोप्लानर फोर्सेस यानी सारी फोर्सेस प्लानर है यानी पैरेलल है। बाई आर दे कैन बी डिटरमाइंड, अगर अब इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट R है, बाय यूजिंग फोर्स पॉलीगन डायग्राम एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फनिकुलर पॉलीगन। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फनिकुलर पॉलीगन मेथड की वीडियो में कि हम कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो हम फनिकुलर पॉलीगन से निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट हम फोर्स पॉलीगन मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया था आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फोर्सेस अगर हमारी इक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्सेस के बीच में रिलेशन होगी वो क्या होगी। यहाँ पर अगर 2 फोर्सेस हैं, मान लेते हैं बिकॉज वेक्टर्स हैं, F1 फोर्स है, F2 वेक्टर है और रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या है वो 0 है बिकॉज बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो यानी F1 प्लस F2 बार जो होगा वो 0 होगा, यानी F1 बार इक्वल टू माइनस ऑफ F2 बार, यानी दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा और साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा और दे विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन। यहाँ पे मैंने कुछ एक मैटर कंटेंट लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको समझ आ जाएगा कि सपोज आपके पास कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, हिंज ही मान लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक इस तरह सपोज इसको मान लीजिए आप कि ये हमारी एक रॉड है जिसपे हमारी एक रिजल्टेंट फोर्स B एक्ट कर रही है, C एक्ट कर रही है। तो ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में तब होगी जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इनका जो रिजल्टेंट है यानी इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है दिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी यानी सेंटर लाइन ऑफ दी दिस बार। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स कैन हैव ओनली 2 फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम एट देयर हिंजेस। If only 2 forces act on a body that is in equilibrium, they must be equal in magnitude, कोलिनियर होनी चाहिए यानी एक लाइन ऑफ एक्शन में होनी चाहिए जैसा कि दिख रहा है आपको, और अपोजिट सेंस की होनी चाहिए यानी डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन ऐसा है, एक का डायरेक्शन ऐसा है। दिस इज नोन एज 2 फोर्स प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे आपका 3 फोर्स ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस मेथड था, 3 फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए कि पॉलीगन क्लोज होना चाहिए, उसी तरह 2 फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इसको 2 फोर्स मेंबर कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह का ट्रस्ट स्ट्रक्चर था, इस जगह ये हमारी हिंजेस थी, तो एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसकी वजह से जो रिजल्टेंट रिएक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया 2 फोर्स सिस्टम। तो ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में तब होगी कि जब ये फोर्स और ये फोर्स हमारी इक्वल मैग्नीट्यूड की हो, इनकी जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो और यानी कोलिनियर फोर्सेस हो और सेम मैग्नीट्यूड की हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फोर्स फनिकुलर पॉलीगन मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं हम और उसको कैसे अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर्स में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से कैटर करूंगा। थैंक यू।